हेलो एवरीवन। तो भैया स्टेट की क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए आज हम हिंदी में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट्स। ठीक है, यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कै वर्ग है आपके पास, कै वर्ग को कहाँ से प्रोनाउंस उच्चारण स्थान क्या है इसका। तो कै का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ, है ना। कै का उच्चारण स्थान कंठ होता है। च वर्ग का क्या होता है? आपका तालु होता है ना। तो ये सब हम इस वीडियो में अब सब सब जो चीजें हैं वो समझने वाले हैं। जैसे आपका य रेलवे का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ये सभी बातें सभी जो आपके पास ये बातें हैं, टॉपिक हैं, मतलब ये इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज हैं, वो आपकी दूर होने वाली हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ लेते हैं हम अपन, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन भी हम लोग साथ साथ बनाएंगे, ठीक है। देखो, भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? आपकी वाक्य होती है। सबको पता है ये बात, भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है। वाक्य से छोटी इकाई क्या होती है? आपकी उपवाक्य होती है ना। उपवाक्य से छोटी इकाई क्या होती है? पदबंध होती है। वो पदबंध से छोटी इकाई क्या होती है? आपका शब्द होता है ना। तो अब हम चलते हैं कि जो इंग्लिश अल्फाबेट में आपके पास और पद से छोटी जो इकाई है यानी कि शब्द से छोटी इकाई क्या हो गया? आपका अक्षर हो गया, है ना। अक्षर से छोटी इकाई आपकी क्या है? ध्वनि है, या फिर आप क्या कह सकते हो? वर्ण कह सकते हो। ठीक, अब हम वर्ण देखते हैं और वर्णमाला। वर्णमाला वर्णों से मिलके क्या बन वर्णों से मिलके क्या बन जाती है? आपकी वर्णमाला बन जाती है। ठीक है, तो वर्ण क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या क्या कहते हो? आप वर्ण कहते हो। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी कि ध्वनि है, उसी को ही क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित जो आपका समूह होता है यानी कि ग्रुप होता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ क्या कह देते हो आप? वर्ड्स कह देते हो। ठीक है, उसी को ही क्या कह देते हैं हम यहाँ पे इंग्लिश में? वर्णमाला कह देते हैं, यानी कि अल्फाबेट्स। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं, ऐसे ही हमारी वर्णमाला होती है। अब हम बात करते हैं आगे कितने होते हैं ये। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उच्चारण के स्थान पर, या फिर आपसे पूछेगा कि टोटल आपके पास व्यंजन कितने हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार एग्जाम में। तो देखो, मानक हिंदी व्याकरण में हमारे पास मूलतः हिंदी में उच्चारण के स्थान पर बात करेंगे ना, तो 45 वर्ण है आपके पास। ठीक है, उच्चारण के स्थान पर, ये मतलब प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो। ठीक है, उच्चारण के स्थान पर 45 आपके पास वर्ण है। ठीक है, उसमें से 10 स्वर हैं। कौन सा गायब हो गया? कौन सा गायब हो गया वो भी देखेंगे। अब हम लोग किसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं। 10 स्वर है, 35 व्यंजन है। ठीक है, लेखन के आधार की बात करें यानी कि लिखने के आधार पर देखिए तो 52 वर्ण है। ठीक है, जिसमें से क्या शामिल हो जाता है? 13 स्वर, ठीक है, 35 व्यंजन और 4 जो संयुक्त व्यंजन है यानी कि अक्षय, त्रय, गे और ये जो श्रेय, ये चारों शामिल हो जाते हैं संयुक्त। तो मिल करके जो लेखन के आधार पर पूछे तो आंसर भाई क्या करना है आपको? 52 करना है। उच्चारण के स्थान पर टोटल वर्ण पूछे तो आंसर करना है आपको 45। ठीक है, इतनी बात तो हो गई। अब ये आपके स्वर है, सभी को पता है। ए आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए आई ओ औ, अंग और ए। तो ये टोटल कितने हो गए? ये आपके 10 तो कौन से हो गए? उच्चारण के स्थान पर, और ये 3 लेखन के आधार पर, और 3 और देखोगे ये जो ये इसने अंडरलाइन यहाँ पर ब्रैकेट में डाल रखे हैं, री, अंग और ये अनुस्वार वाले। ठीक है, अनुस्वार, विसर्ग और ये री की मात्रा, ये 3 लेखन के आधार पर ये और हो गई। ठीक है, उच्चारण के स्थान पर 10 कौन कौन से हैं? ये वाले, ए आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ औ, ए आई ओ औ। ठीक है, री नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सब बातें तो इसमें बेसिक हो गई। अब हम बिल्कुल, बट कई बार एग्जामिनर क्या करता है, ये सिंपल चीजें भी आपसे पूछ लेता है। कोई इसमें वो नहीं है कि बिल्कुल हार्ड चीजें पूछेगा आपसे, उच्चारण स्थान ही पूछेगा इनका। ठीक है, कई बार ये बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लेगा कि टोटल व्यंजन कितने हैं। ठीक है, या फिर आपसे पूछेगा कि लेखन के आधार पर टोटल वर्ण कितने हैं। ठीक है, तो ये सब पता होना चाहिए आपको। चलिए अब हम आगे देखते हैं इसमें। तो लेखन के आधार पर टोटल वर्णों की संख्या पूछ लेगा तो बता देना 52 होगी। उच्चारण के स्थान पर 35 होगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखो व्यंजन। व्यंजन देखो, कै वर्ग वाले व्यंजन है सारे, कै, ख, ग, घ, ड़। च वर्ग वाले ये सारे व्यंजन है, च, छ, ज, झ, न। ट वर्ग वाले ये सारे हैं, ट, ठ, ड,
ढ अने, ठीक है। इसमें दो ये आपके पास ये जो ब्रैकेट में डाल रखे हैं द्विगु व्यंजन है ये, जिनके पीछे ये बिंदु होता है, डॉट होता है, यानी कि ठीक है, ये द्विगुण हो गए। द्विगुण मतलब दो गुण हो गए कह सकते हैं ना इन व्यंजनों के, ठीक है। फिर आगे आपके पास है तय वर्ग, तय थ द ध न। फिर आपके पास है पै वर्ग, पै फ बै भै मैं। फिर आपके पास अंतस्थ आ जाता है, यानी कि य र ल व। फिर आपका उसमें व्यंजन है, तो आपसे पूछेगा कि अंतस्थ व्यंजन इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है, तो अंतस्थ का पता होना चाहिए। य र ल वो क्या कहते हैं भाई, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उष्म व्यंजन कौन से होंगे, श श है, श है। उष्म व्यंजन कितने हैं आपके, चार है। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं आपके, चार है, ठीक है। चलिए संयुक्त व्यंजन कितने हैं आपके, अक्षय त्रय ग और श्रय, ये कितने हो गए संयुक्त व्यंजन आपके, चार हो गए, ठीक है। तो ये कुल जो व्यंजन की संख्या बताई है 33, तो आपके पास देखो मूल व्यंजन हो गई, और दो कौन से हो गए, ये द्विगुण वाले, जो द्विगुण है जिनके पास दो गुण है, यानी कि ये दोनों। तो टोटल व्यंजन बता दिए कितने हो गए, 35 हो गए, ठीक है। इतनी बात हो गई क्लियर। अब आगे देखते हैं इनकी ध्वनियां। तो जो नीचे जो डॉट लिखा होता है ना, जैसे ये नीचे ये लिखा होता है, जैसे मैं लिख दूं कै के नीचे ये बिंदु लगा दिया, जिसको नुक्ता कह देते हैं, ठीक है, तल बिंदु नुक्ता। तो इनको क्या कहते हैं, ये जो आपके जो अक्षर है, यानी कि ये कहाँ से लिए गए हैं, यार भी फारसी भाषा से ही लिए गए हैं, ठीक है। ये देखो अंग्रेजी से आगत भी कह सकते हैं इनको, आगत भी बोल सकते हैं, ठीक है, आगत ध्वनिया या फिर ग्रहित ध्वनिया। तो जिनके पीछे डॉट सा लगा हुआ होता है उनको क्या कहते हैं, आगत कहते हैं। तो इतनी बात आप ध्यान रखना इसमें। और ये जो चंद्र बिंदु है, यानी कि ऐसा लगा होता है, उसको क्या कहते हैं, अर्ध चंद्र बिंदु वाले वर्ण, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। तो आगत पूछेगा तो आप पहचान कर लेना कि आगत के लिए क्या पहचान होती है आपकी। ये सारे ही आगत आपके माने जाते हैं व्यंजन, ये सारे। कुछ इसमें व्यंजन भी है, कुछ इसमें स्वर भी है, यानी कि वर्ण कह सकते हैं, ठीक। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं अब हम। ये देखो नोट करके ये पॉइंट दे रखा है ना, यहाँ से समझते हैं। देखो वर्णों की गणना दो आधार पर की जाती है, एक तो भाई उच्चारण के स्थान पर, यानी कि बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है, और एक लेखन के आधार पर, लिखने के आधार पर। उच्चारण के आधार पर की जाने वाली जो गणना है, यानी कि जो कैलकुलेशन कह सकते हैं, वो ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। तो उच्चारण के स्थान पर हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है भाई, 47 है, जिसमें 10 स्वर आते हैं और 37 क्या होते हैं आपके व्यंजन आते हैं, ठीक। अब 37 व्यंजन में कौन कौन से बताए, इसमें 35 हिंदी के मूल व्यंजन हो गए, और दो कौन से हो गए, ये आगत व्यंजन, यानी कि ये जो जय और फ है। अक्षत्रय ग और श्रय ये कैसे हो गए, एकल व्यंजन नहीं है, कैसे है, ये संयुक्त व्यंजन है। कैसे हैं संयुक्त व्यंजन, तो इतनी बात तो पहले क्लियर हो गई थी कि संयुक्त व्यंजन कितने हैं आपके, चार है। तो ये सब भी आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सब की ज्यादा जरूरत नहीं है, उच्चारण के स्थान पर इसने बताए हैं। बाकी जो भी यहाँ से ये जो पीडीएफ में जो भी आपके पास ये चीजें हैं, यहाँ से आप पढ़ जाओगे तो कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा मेरे हिसाब से तो भाई। बाकी आप जहां से भी पढ़ते हैं बेस्ट ही पढ़िए। चलिए आगे देखते हैं अब हम स्वर। तो स्वर क्या होते हैं, भाई सभी को पता है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली जो ध्वनियां होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, है ना, यानी कि वावल्स। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं भाई, जिनको बोलने के लिए आपको किसी की आवश्यकता ना पड़े। और परंपरागत रूप से देखिए तो यानी कि मतलब पहले पहले से हम देखते हैं तो स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है, 13 मानी गई है। उच्चारण की दृष्टि से देखिए तो 10 ही स्वर माने जाते हैं, जिसमें हम किसको, री को, और क्या बोलते हैं, री, अंग और ये, इन तीनों को हटा देते हैं। लेखन के आधार पर इन तीनों को शामिल करेंगे तो लेखन के आधार पर 13 स्वर है टोटल आपके। और उच्चारण के स्थान पर देखते हैं तो स्वर आपके यानी कि कितने हो गए, 10 ही माने जाते हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं। इस रबर को क्या हो गया आज।
चलिए अब यहाँ से इम्पोर्टेंट कुछ चीजें कवर करेंगे, वो अपन देखने वाले हैं अब। जी हाँ, यहाँ से देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का कैसे इसने क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया है, वर्गीकरण किया। एक तो मात्रा के आधार पर, यानी कि ह्रस्व स्वर कितने हैं पूछा जाएगा, सीधा पूछा जाता है कि ह्रस्व स्वर कितने हैं। तो ह्रस्व कौन से स्वर होंगे जिनको उच्चारण करने में, जिनको बोलने में आपको कम समय लगता है, वो कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं। एक मात्रा का समय लगता है, यानी कि कम बोलने में कम समय लगता है। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर कितने हैं भाई आपके, 4 हैं ह्रस्व स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर कितने हैं भैया आपके, 4। ये थोड़ी सी पुरानी बुक है, इसमें अपडेटेड नहीं है। ह्रस्व स्वर आपके 4 है। वैसे दीर्घ स्वर कितने हैं, दीर्घ स्वर 7 हैं टोटल आपके। ठीक है, ह्रस्व स्वर कितने हैं, टोटल 4 हैं। उच्चारण के दीर्घ स्वर कौन से होंगे, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे, यानी कि 2 मात्रा का समय लगता है। ये देखो, आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये सारे क्या हैं आपके, दीर्घ स्वर हैं। तो देखो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई है। तो यहाँ पर तो बाकी कई बुक्स में 7 भी लिखा है, कई में 8 भी लिखा है। तो आप सिंपल ये देख लेना कि ह्रस्व स्वर जिनको बोलने में कम समय लगेगा वो ह्रस्व हो जाएंगे, जिनको बोलने में 2 मात्रा का समय लगेगा वो दीर्घ स्वर हो जाएंगे। और प्लुत स्वर, यानी कि जिनको बोलने में दीर्घ से भी ज्यादा समय लगेगा ना, वो कौन से हो जाएंगे आपके, प्लुत स्वर हो जाएंगे। ठीक है, वो कौन से हो जाएंगे, प्लुत स्वर हो जाएंगे। ठीक, फिर आते हैं आपके पास ये जीभ के आधार पर अग्र स्वर, जो आगे के हिस्से से बोले जाते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है, जैसे ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए ऐ। तो जीभ का आगे वाला हिस्सा काम करता है, तो अग्र स्वर हो गए। मध्य स्वर कौन से होंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग, यानी कि बीच का हिस्सा रोल प्ले करता है, वो कौन से हो जाएंगे आपके, मध्य स्वर। तो मध्य स्वर ए हो गया। और ऐसे ही पश्च स्वर, पश्च यानी कि पीछे का हिस्सा, जीभ के पीछे का हिस्सा जिसमें आपका काम करता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च यानी कि पिछला जो भाग है वो काम करता है, जैसे आ उ औ ओ औ, ये सारे कैसे हो गए, पश्च स्वर में हो गए। ऐसे ही आपके पास ये विवृत, अर्धविवृत, तो ये सब देख लेना आप। मैं सीधा आपको यहाँ से करवाती हूँ। ये देखो, सबसे पहले मैं आपको करवाती हूँ भाई, ये आपका क्या है, ये डायग्राम बना रखा है। इसमें देखो कंठ से बता है, कंठ से कौन कौन से बोले जाएंगे, तालु से कौन से बोले जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आपका मूर्धा से कौन सा बोला जाएगा। ठीक है, तो सबसे जो हमारा जो गला है, यानी कि कंठ है सबसे नीचे, है ना। फिर आपके पास देखो कौन सा हिस्सा है, कंठ के बाद ये जो हिस्सा है आपके पास, ये देखो कंठ का हिस्सा हो, यानी कि हमारा गला हो गया। ठीक है, ये गले से ऊपर ही हमारा क्या हो गया, इधर ये तालु हो गया। ठीक है, तालु हो गया, ये इधर वाला जो पार्ट है हमारा तालु हो गया। ठीक है, फिर तालु से जो ऊपर वाला जो भाग है, ऊपर वाला भाग यानी कि मुर्दा हो गया। ठीक है, मुर्दा हो गया। तालु से जो ऊपर वाला भाग है वो क्या हो गया हमारा, तालव्य से ऊपर वाला हिस्सा मुर्दा हो गया। ठीक है, मुर्दा से ऊपर वाला हिस्सा यानी कि हमारा क्या हो गया, आगे का हिस्सा हमारा क्या हो गया, नासिके हो गया। ठीक है, ये हमारे नासिके हो गए यहाँ से। फिर आप कह सकते हो आगे दंतमूल। ठीक है, फिर हमारे दांत आएंगे, यानी कि ठीक है, फिर दांत के बाद हमारे क्या होंगे, होठ आएंगे, यानी कि ओस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये सभी सभी की प्रोनाउंसिएशन करके बता रखिए कि कौन सा जो स्वर है कहाँ से बोला जाता है और कौन सा व्यंजन कहाँ से बोला जाता है। ठीक, तो देखो कै वर्ग है, ये कंठ से बोला जाता है, च वर्ग तालु से बोला जाता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर स्वरों का भी दे रखा है कि कौन कौन से स्वर है कहाँ से बोले जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप पढ़ के अच्छे से इसके क्वेश्चन आप बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप इस चीज को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखो मैं बता देती हूँ एक बार, जो य से ई और ई, ये चैवर्ग और साथ में चैवर्ग, ये सारे किससे बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं। सबसे पहले पर कंठ देखते हैं, कंठ किससे, यानी कि जो कै वर्ग है। ठीक है, कै वर्ग में जो सारे आपके वर्ण हैं, कै ख ग घ है, उसके अलावा है ए आ और अंग, यानी कि विसर्ग वाला ये सभी किससे बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, अच्छा हो गया कंठ से। फिर आपके पास कंठ के बाद तालु की बात करते हैं। ठीक है, तालु से कौन सा बोला जाएगा, ये दूसरा वर्ग यानी कि चय वर्ग, चय वर्ग और साथ में य से
ई और बड़ी ई छोटी ई, ये सब किससे बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं। ठीक है, तो कंठ और तालु से फिर ये दो बच गए, ये ए और ऐ, है ना। ए ऐ, ये जो स्वर हैं हमारे, ये किससे बोले जाते हैं? कंठ और तालु से बोले जाते हैं। ठीक है, कंठ से बोले जाएंगे और तालु से, दोनों से मिलके बोले जाएंगे। ठीक है, फिर हम चलते हैं मूर्धा पे। तो मूर्धा हमारी ये जो ट वर्ग है हमारा, टैट है, डेड है, न, ठीक है, ये जो हमारा वर्ग है टैट है, डेड है, न, और उसके अलावा जो री है और ये जो सलगम, ये जो आपका षटकोण वाला से है, ये किससे बोला जाता है? मूर्धा से बोला जाता है। ऐसे ही हमारे पास ये नासिका यानी कि नाक से बोले जाते हैं, ये सब नाक से बोले जाते हैं अंग। और ये जो आपके पास ये जो लास्ट वाले हैं, कै वर्ग में लास्ट जो आपका व्यंजन है वो, ठीक है, ऐसे ही च वर्ग में लास्ट वाला, ऐसे ही आपका ट वर्ग, ठ वर्ग, मतलब ट वर्ग, च वर्ग और त वर्ग, सभी में जो लास्ट का जो व्यंजन है वो किससे बोला जाता है? वो नासिका से बोला जाता है। इतनी बात तो सबको पता ही होती है वैसे भी। चलिए अब आगे देखो, दंतमूल। दंतमूल से कौन से बोले जाएंगे? दंतमूल से र और ल बोले जाएंगे। ठीक, फिर है दंत यानी कि दंत, दांतों से कौन से बोले जाते हैं? तै थे दै धन, तै थे दै, या तै वर्ग और श, ये दंत से बोले जाएंगे। न तो नासिका में हो गया। अब दंत और होस्ट, जो वह है ना, ये दंत से भी बोला जाता है और होस्ट, दोनों को मिला के बोलते हैं वह। जब हम वह बोलते हैं तो देखो हमारे दांत और होस्ट, जो हमारे होठ हैं, उन दोनों से, उन दोनों की वो होती है, मिल करके बोला जाता है। ठीक है, हमारे दांत भी हिलते हैं और साथ ही हमारे होठ हैं वो भी हिलते हैं जब हम वह को बोलते हैं तब। ठीक है, तो वह कहाँ से बोला जाता है? दंत प्लस ओस्ट। ऐसे ही ओस्ट, ओस्ट से पै वर्ग, पै वर्ग हमारे ओस्ट हो गया इसका उच्चारण स्थान। और ये जो ओ औ आ, ये ओस्ट से और कंठ से, दोनों से मिलके बोलते हैं हम। तो ये आप देख लेना इस डायग्राम में, ये सभी को यहाँ पर समझा रखा है अच्छे से। अब इसको एक बार देख लेना। जनरल तौर पे तो आपको पता ही है कि कंठ से कौन सा बोला जाता है? कै वर्ग कंठ से। ठीक है, तो वो सब तो है ही आपके पास, तो मैं इसको रब कर देती हूँ। आप चाहे तो इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो ये हो गया है आपका। अब हम आगे देखेंगे। देखो थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे यहाँ पर कि ह्रस्व स्वर क्या है ना, तो वो एक बार मैं एक बार फिर देखती हूँ। मैंने बताया था ना आपके पास कि 4 होते हैं ह्रस्व स्वर। ठीक है, तो फिर मैंने उसको कंफर्म कर लिया है, अभी बता देती हूँ, देखिए। हाँ, ये मैं बता रही थी ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। तो यहाँ पर जो री है ना, ये भी ह्रस्व स्वर में ही आएगा। इनको बोलने में तो कम उच्चारण का कम एक मात्रा का समय लगता है, यानी कि इनको बोलने में कम समय लगता है। तो ये होते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कितने होंगे भाई? 4 होंगे। ठीक है, और इन यानी कि एक मात्रा का समय लगता है। और प्लुत स्वर, इनको दीर्घ से भी ज्यादा का लगेगा, और दीर्घ स्वर 2 मात्राओं का समय लगेगा इनको बोलने में। ठीक है, तो दीर्घ स्वर 7 नहीं होंगे, वो कोई और चीज थी जो मैंने याद की हुई थी, थोड़ा ध्यान से निकल गया मुझे। ठीक है, ध्यान रखना ही, ह्रस्व स्वर 4 होंगे और दीर्घ 8 है। वैसे ये गिनते हैं तब 8 है। ठीक है, 7 नहीं होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। तो एक बार मैं यहाँ पर लिख के बता देती हूँ, आपको याद हो जाएगा। कै वर्ग कहाँ से बोला जाता है? कै वर्ग कंठ से, है ना, कंठ से उच्चारण स्थान है। फिर अगला है च, च तालु से। तो फिर मैं याद करती हूँ कंठ, फिर तालु, फिर आएगा आपका मूर्धा। मूर्धा से कौन सा बोला जाता है? आपका ट। ठीक है, ट वर्ग कहाँ से बोला जाता है? आपका मूर्धा, यानी कि मूर्धन्य कह सकते हो। ठीक है, यानी कि मूर्धन्य कह सकते हो या फिर मूर्धा कह सकते हो। कंठ हो गया, तालु, मूर्धा। फिर आएगा आपके पास दंत। दंत तय वर्ग, तय वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो गया आपका? दंत, यानी कि
दंतव्य कह सकते हो या दंत कह सकते हो, कोई बात नहीं है, चल जाता है इतना तो, ठीक है। यानी कि दंत, दांतों से उच्चारण स्थान हो गया इसका। फिर आपके पास आता है ये ओष्ठ, यानी कि कौन सा बच गया, पै वर्ग। पै वर्ग का उच्चारण स्थान पै फै बै भै में, पै फै बै भै, और मैं तो उसमें आ जाएगा आपका नासिका में। ये जो लास्ट वाले जो बच गए ना, जो आपका पांचवा, हर एक वर्ग का जो पांचवा जो आपका व्यंजन है वो किस, उसका जो उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका होता है, ठीक है। यानी कि नाक से उच्चारण स्थान करते हैं उसका हम, ठीक है। ऐसे ही टै वर्ग में लास्ट वाला, ऐसे ही पै वर्ग में, तै वर्ग में लास्ट वाला, ठीक है। ऐसे ये तो इनका तो सभी को पता ही है। ये किससे बोले जाते हैं, ये नासिका यानी कि नाक से बोले जाते हैं। जैसे यहाँ पर इसने दिखाया हुआ था ना, ये देखो यहाँ पर बता रखा है, ठीक है, ये चीज यहाँ समझा रखी है। तो ये मैंने बता दिया, पै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा भाई, पै वर्ग का उच्चारण स्थान आपका क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। यानी कि ओष्ठ कह सकते हो, ओष्ठ कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर दंतोष्ठ है, यानी कि दांत से दंतोष्ठ कह सकते हो। दंतोष्ठ का मतलब क्या हो गया, दंत प्लस में ओष्ठ, दांतों से और होठों से, ठीक है, दंत प्लस में ओष्ठ। तो उनसे उनसे हमारे कौन कौन से बोले जाते हैं, तो वै और एक फै, ठीक है। वै और फै किससे बोले जाते हैं, दंतोष्ठ से बोले जाते हैं, ठीक है। तो ये सब बता दिया है मैंने, अब आपको पता चल गया होगा। अब कै ख गै घै, अब ये तो सारे किससे होंगे, कंठ से, और लास्ट बच गया ये आपका उससे, नाक से, यानी कि नासिका कह सकते हो, ठीक है। अब चलिए ध्यान रखना आप, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, ऐसे याद रख लेना उस चीज को आप। अब देखते हैं, एक ये आपका होठों के आधार पर, यानी कि होठों के आधार पर उच्चारण स्थान, एक होता है अवर्तमुखी और एक होता है वर्तमुखी। व्रत यानी कि क्या होता है, सर्कल, है ना। तो जिनके उच्चारण, जिन स्वरों के उच्चारण में जो आपके होठ है यानी कि गोल हो जाते हैं, गोल आकृति के हो जाते हैं, वर्तमुखी हो जाते हैं, गोलाकार हो जाते हैं, तो वो जो आपके स्वर क्या कहलाते हैं, वर्तमुखी स्वर कहलाएंगे। जैसे उ औ ओ औ, जब आप उच्चारण करोगे ना, आप खुद बोल के देखोगे तो आपके जो होठों की आकृति कैसी हो गई है, गोलाकार हो गई, यानी कि व्रतमुखी हो गई है। तो इसलिए हम इनको क्या कह देते हैं, व्रतमुखी कह देते हैं। अवर्तमुखी में क्या हो जाएगा, जिनके उच्चारण, जिन स्वरों के उच्चारण में जो होठ है वो आपके गोल नहीं होते, जैसे ए आ ई ऐ ए ऐ। तो जैसे मैं बोल रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है, ऐसे ही आप यहाँ पर बोल के देखोगे तो आपको, उच्चारण करोगे तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि कौन से में गोल होगा और कौन से स्वरों में आपकी जो कौन से स्वर को आप उच्चारण करते हो तो आपके होठ है वो गोलाकार नहीं होते, तो उनको क्या कहते हैं, अवर्तमुखी कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, हवा के नाक व मुंह से निकलने पर, यानी कि कह सकते हैं निरअनुनासिक, ठीक है। निरअनुनासिक का मतलब हो गया भाई निर यानी कि नहीं, या फिर कह सकते हो मौखिक स्वर, जिनको सिर्फ मुख से ही बोला जाता है ना, मौखिक स्वर जिनको सिर्फ मुख से ही बोला जाता है। और निरअनुनासिक का मतलब जो सिर्फ मुंह से ही बोले जाएंगे, नाक से नहीं बोले जाते, है ना। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती, यानी कि मौखिक, नाक से नहीं निकलती, तो वो क्या हो जाएंगे आपके निरअनुनासिक, तो वो ए आ ई हो गई। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है अनुनासिक। अनुनासिक का आपको पता ही है, जो जिनको बोलने में हवा हवा हमारी नाक से निकलती है ना। अनुनासिक, अनुनासिक कौन से हो गए, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, वो हो गए अनुनासिक, ठीक है। और नासिक आपके, नासिका यानी कि नाक से निकलती है, वो नासिका हो गई। अनुनासिक यानी कि हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। तो ये हो गए आपकी कौन से अनुनासिक हो गए। अब होते हैं घोष के आधार पर, घोष यानी कि कंपन कह सकते हो, ठीक है, घोष यानी कि कंपन, ठीक है। तो एक होता है घोष और एक होता है अघोष, तो वो हम आगे देख लेंगे। फिर हम आगे चलते हैं, व्यंजनों का वर्गीकरण किया जा रहा है यहाँ पर। तो परंपरागत रूप से व्यंजन की संख्या 33 मानी गई है, और लेकिन जब इन दो को जोड़ देते हैं ना, यानी कि
इन दो को जोड़ते हैं, द्विगुण व्यंजन को जोड़ देते हैं तो 35 हो जाती है। वैसे कितने बताए हैं इसने, 33 बताए हैं, लेकिन द्विगुण व्यंजन को जोड़ने पर टोटल जो व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है, 35 हो जाती है। ठीक है, इतनी बात हो गई है। अब चलते हैं स्पर्श व्यंजन कौन से होंगे। तो स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं भाई, कैसे लेकर के मैं तक के जो व्यंजन होते हैं ना, कैसे मैं तक के, ये सारे 25 के 25 व्यंजन आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष यानी कि कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, होठ का स्पर्श करते हुए निकलती है, उनको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। यानी कि स्पर्श करती हुई निकले किसी न किसी भाग को, या तो कंठ को, या तालु को, मुर्दा को, दंत को, होठ को, तो इसलिए इन व्यंजन को कह देते हैं स्पर्श व्यंजन। और कहां से कहां तक होते हैं ये आपके, कंठ से वहां से कैसे लेकर के मैं तक के व्यंजन होते हैं। कहां से कहां तक होते हैं, कैसे मैं तक के होते हैं। ठीक है, देखो कैसे शुरू होकर के मैं पे खत्म हो जाते हैं। अब देखो कै वर्ग का उच्चारण स्थान बता दिया कंठ, च वर्ग का उच्चारण स्थान हो गया तालु। अब ये लास्ट वाले मैंने क्या बताए हैं, ये क्या होंगे, नासिका होंगे, यानी कि उच्चारण स्थान इनका क्या हो गया, नाक हो गया, है ना। तो इनका तो लास्ट वालों का तो वैसे याद हो जाएगा। अब इनका क्या हो गया, कै, ख, ग, घ, ये हो गए कंठ, तालु, मुर्धा, दंत, ओष्ठ, इतनी बात हो गई। ठीक है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मुर्दा हो गया, त वर्ग का उच्चारण स्थान दांत हो गया, यानी कि दंत कह सकते हो। पै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो गया आपका, होस्ट हो गया, ओ यानी कि होठ कह सकते हो आप। ठीक है, अब आगे देखो ये अल्प प्राण है घोष, ये क्या होते हैं, अल्प यानी कि कम, और प्राण यानी कि हवा। तो अल्प प्राण कौन से होते हैं, जिनको बोलने में कम हवा यानी कि कम वायु लगती है। ठीक है, जो एक यानी कि इसको कह देते हैं फर्स्ट पोजीशन पे है, फिर ये थर्ड पोजीशन पे, और फिर ये वाला ये 5वीं पोजीशन पे है ना। तो 1, 3, 5 ये अल्प प्राण में आते हैं, फिर ये जो 2 और ये जो 4 ये किस में आ जाते हैं, महाप्राण में आ जाते हैं। ठीक है, महा मीन्स ज्यादा, ज्यादा हवा लगती है, जिनको बोलने में जो आपकी जो वायु है, जिन व्यंजनों को बोलते वक्त आपकी हवा ज्यादा, मुख से ज्यादा हवा निकलती है, उनको महाप्राण कह देते हैं। और जिन व्यंजनों को बोलते समय हमारे मुख से वायु कम निकलती है, उन व्यंजनों को कह देते हैं अल्प प्राण व्यंजन। ठीक है, वो हम आगे भी देखने वाले हैं इसमें। फिर साथ साथ देखेंगे ए घोष और स घोष। ए घोष का मतलब होता है भाई कंपन, यानी कि वाइब्रेशन। ठीक, तो इसमें देखेंगे अब घोष कौन से होंगे और ए घोष कौन से होंगे। तो आप वैसे लर्न करना चाहो ना तो लर्न भी कर सकते हैं। कैसे भाई, ऐसे अल्प और ऐसे ए घोष, तो ये ए वाले है ना, ये 1 और 2 यानी कि पहला और दूसरा ये तो होते हैं ए घोष, और बाकी की तीसरा, चौथा और 5वां ये जो आपका वर्ग है, व्यंजन है, ये क्या कहलाते हैं, किसी भी वर्ग के तीसरा, चौथा और 5वां कहलाते हैं स घोष, और पहला और दूसरा किसी भी वर्ग के पहले और दूसरे व्यंजन क्या कहलाते हैं, ए घोष व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे मैं आपको दिखाती हूँ, फिर आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ से देखिए अब घोष के आधार पर, घोष यानी कि कंपन, घोष का अर्थ होता है स्वतंत्रियों में ध्वनियों में कंपन यानी कि वाइब्रेशन। भाई जिनको हम बोल रहे हैं, तो जैसे कै वही बोल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, यहाँ से कंपन हो रहा है ना। तो हर वर्ग का यानी कि पहले, हर एक वर्ग का पहला और जो दूसरा जो व्यंजन होता है ना, वो क्या कहलाता है, ए घोष कहलाता है। इतनी बात याद रख लेना आप। फिर इस स घोष को हम क्या बताया मैंने, हाँ, जिनको बोलने में स्वतंत्रियों में कंपन ना हो। भाई घोष का मतलब कंपन, ए घोष का मतलब जिनमें कंपन न हो, जिनमें कंपन नहीं होगा तो ए घोष कह देंगे। ए घोष कौन सा होता है, पहला और दूसरा। स घोष जिनको बोलने में कंपन होता है, कंपन किन में होगा आपका, स्वतंत्रियों में कंपन होगा तीसरा, चौथा और 5वां, इनको बोलेंगे जब हम, क्या होगा, कंपन होगा। तो ये क्या कहला जाएंगे, ये कहलाएंगे स घोष। ठीक है, फिर आता है ये अल्प प्राण, महाप्राण। तो अल्प प्राण कौन से होंगे, पहला, तीसरा और 5वां ये होंगे अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा ये जो व्यंजन ये क्या कहलाएंगे, किसी भी वर्ग के दूसरा, चौथा, देखो अल्प प्राण यानी कि जिनको बोलने में कम वायु लगे, मुख से हमारी वायु कम निकलती है, उनको कहते हैं अल्प प्राण। तो कौन सा होगा, हर एक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां जो वर्ण है यानी कि व्यंजन है, वो क्या कहलाता है आपका,
अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, महाप्राण कौन से बच गए? महाप्राण भाई दूसरा बच गया, और आपका चौथा। किसी भी वर्ग के हर एक वर्ग का दूसरा और जो चौथा जो व्यंजन है क्या कहलाता है? अल्प महाप्राण कहलाता है। ठीक है, फिर आता है आपका अघोष। अघोष जिनको बोलने में जो स्वतंत्रियां हैं, स्वर तंत्रियां हैं, कंपन न हो। घोष का मतलब कंपन, वाइब्रेशन नहीं हो। का मतलब नहीं, तो जिनको बोलने में कंपन नहीं हो वो क्या कहलाएंगे? अघोष व्यंजन कहलाएंगे। तो अघोष होता है पहला और दूसरा। ठीक है, सघोष कौन से बच गए आपके? फिर 3 बच गए, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ये क्या कहलाएंगे? आपके सघोष कहलाएंगे। ठीक, तो ये तो आप याद ही कर लोगे, उसके अलावा फिर ये हो जाएंगे। बाकी क्लास कंटिन्यू हम बाद में करेंगे, अभी मुझे थोड़ा सा काम है।